नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज दुनियादारी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत में कोई भी राजनेता इतिहास के पन्नों से एक लाइन को उठाकर तोड़ मरोड़ कर जैसा उसे सूटेबल लगे उसी तरह से बोल देता है। आखिरकार ये किसने कहा? ये किया है सपा के एक नेता रामजी सुमन ने। क्या कहा है? इन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया है। अब क्या गद्दार है वही बोल दिया अपनी तरफ से। इन्होंने कॉन्टेस्ट यानी रेफरेंस भी लिया है। अब रेफरेंस किसका लिया है, इन्होंने क्यों किसके रेफरेंस से राणा सांगा को गद्दार कह दिया, आज की वीडियो में सारी बातें एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। राणा सांगा, मैं बता दूं, राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने 20 वर्षों तक मेवाड़ के शासक रहे। और ये जो है महाराणा प्रताप के दादाजी थे। अगर इनकी बात करें तो इनका एक आंख और एक हाथ नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ जो बैटल थे, मोस्ट ऑफ युद्ध जो थे वो इन्होंने विजय किए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज है राणा सांगा को गद्दार कहने पर घिरे सपा सांसद रामजी सुमन। भाजपा ने बताया राजपूतों का अपमान। भाजपा ने इसे राजपूतों के अपमान कहा कि भैया देखो राजपूतों का इन्होंने अपमान किया है। अब क्या है पूरी कहानी, इसे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हेडलाइन क्या रही? भाजपा की टिप्पणी पर दे रहे थे, संसद में जवाब दे रहे थे राज्यसभा में, तब इन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया। सपा सांसद ने कर दी विवादित टिप्पणी। भाजपा नेता माफी मांगने को कहा। भाजपा नेता ने इनसे क्या मामला था? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, पूरा नाम है इनका रामजी लाल सुमन, इन्होंने क्या किया, संसद में एक ऐतिहासिक राजपूत राजा पर अपनी टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गृह मंत्रालय के कार्य प्रणाली पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा नेता ने 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहा, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने अपने भाषण के दौरान सुमन ने भारतीय मुसलमानों की ऐतिहासिक वंशावली के बारे में भाजपा द्वारा की जाने वाली लगातार टिप्पणियों पर भी निशाना साधा। आखिरकार क्या था वो बयान? पहले मैं आपको बयान सुनवाता हूं, उसके बाद में उस बयान की सत्यता को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। और प्रमाणित मैं नहीं, जो इतिहास में फैक्ट हैं उनके आधार पर उसकी सत्यता को प्रमाणित करने का मैं प्रयास करता हूं। सारी चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहले आप बयान सुनिए। बस इसी बात को लेकर पूरा विवाद है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक एजेंडा सेट तकिया कलाम पढ़ रखा है कि जो मुसलमान हैं वो बाबर की औलाद हैं, इन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद बोलते हैं कि हम बाबर की औलाद हैं मुसलमान, तो भारत के मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, वो तो अपना आदर्श मोहम्मद साहब को और सूफी संतों को मानते हैं। तो फिर हिंदू अपना आदर्श किसे मानते हैं? उस इंसान को जो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को भारत में लेके आया, उस राणा सांगा को, उस गद्दार को अपना आदर्श मानते हैं हिंदू, ऐसा इन्होंने कहा। और इस बयान पर उनके पर विवाद हो गया, जो कि होना भी लाजमी है। अब बात यह आती है, क्या सच में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर की मदद ली थी? इस बात को देखते हैं। तो जरा इस बात पे कुछ फैक्ट हैं, आप उन फैक्ट को जरा देखिए। तो सबसे पहले आप समझिए ये कि देखिए यहां देखिए, पहले ये वाला जो एरिया है, सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये उस समय पे लोधी वंश का राज्य हुआ करता था। और उस समय पे जो शासक हुआ करता था यहां, वो था इब्राहिम लोधी। ये लोधी काल था और इस समय पे यहां इब्राहिम लोधी शासन करता था। ये जो आपको लाल रंग से नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र हुआ करता था, ये जो है आपका राजपूताना क्षेत्र हुआ करता था। और इस क्षेत्र पे शासन था किसका? इस क्षेत्र पे शासन था राणा सांगा का। इस क्षेत्र में आपको और तस्वीर क्लियर होगी। इस क्षेत्र में आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, ये पूरा जो एरिया नजर आ रहा है, ये था लोधी साम्राज्य। ये लोधी साम्राज्य था। उसके अलावा ये वाला एरिया जो था,
ये था पूरा का पूरा एरिया राजपूताना एरिया, जो कि राणा सांगर जहां रूल करते थे, जहां गवर्न करते थे, जहां शासन करते थे। अब बात आती है जो नेताजी हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कहा है कि यहां बाबर कहां था। बाबर तो उज्बेकिस्तान में, वर्तमान के उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान से, अब इनका कहना यह है नेताजी का, कि यहां से राणा सांगा ने इस बाबर को बुलाया था कि तुम इस पर यहां से अटैक करो और हम इस पर आगरा की तरफ से अटैक करते हैं। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। ये जो है किसके रेफरेंस से बोल रहे हैं, कहां से रेफरेंस लाएं? रेफरेंस लाएं बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से, कि ऐसा बाबरनामा में लिखा है। ठीक है भाई, क्या सर कोई और कहीं भी लिखा है? जी नहीं, ऐसा और कहीं नहीं लिखा है। क्या सर और कहीं कोई कुछ लिखा ही नहीं है? लिखा है। बाबर के जिस समय बाबरनामा लिखी गई उस समय के समकालीन इतिहासकार हमें बताते हैं भाई पुराने समय की जानकारी। अब बाबर तो खुद कब्र से निकल के आएगा नहीं, या राणा सांगा तो खुद आएंगे नहीं कि हाँ भाई मैं गया था, या बाबर ये बोले कि हाँ राणा सांगा आए थे। हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास पुस्तकें होती हैं, जो कुछ इतिहासकारों के लेख होते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे में इस समय के समकालीन जो इतिहासकार हैं वो इसका उलट बताते हैं। वो बताते हैं कि उल्टा बाबर का एक दूत राणा सांगा के पास आया था कि महाराज हमारा दोनों का शत्रु एक ही है। बाबर का भी शत्रु राणा सांगा, और जो लोधी था इब्राहिम लोधी, और राणा सांगा का भी शत्रु इब्राहिम लोधी। तो हम इधर से पंजाब की तरफ से इस पर अटैक करते हैं और आप आगरा की तरफ से इस पर आक्रमण कर दिए। जब इस बात को राणा सांगा ने अपने दरबार में रखा, जो इनके मंत्री थे, तो उन सबने कहा कि महाराज बाबर को इनविटेशन देना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। तो ऐसे में राणा सांगा ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? तो कुल मिला के राणा सांगा ने मना कर दिया था। उल्टा राणा सांगा के पास अकबर का दूत आया था। लेकिन बाबर के पास जो बाबरनामा में जो लिखा गया है वो इसका उलट है। उसमें लिखा गया है कि राणा सांगा खुद गए थे इनवाइट करने किसको, जो है बाबर को। ठीक है, अब समझते हैं। अब ये बात मैं कहां से कह रहा हूं? ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है क्या? इस व्यक्ति का नाम है दौलत खान लोधी। इस व्यक्ति का नाम क्या है? दौलत खान लोधी। कौन है ये व्यक्ति? देखिए, जो इब्राहिम लोधी था वो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करता था, तो अकेला तो देख नहीं सकता था। उसने कुछ सूबेदार नियुक्त किए थे। उनमें से ही जो पंजाब प्रांत था ना, पंजाब प्रांत, इस पंजाब का सूबेदार हुआ करता था ये व्यक्ति, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, दौलत खान लोधी। ये दौलत खान लोधी जो है पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन ये कौन था? ये इब्राहिम लोधी का चाचा था, दौलत खान लोधी। ये जो चाचा था ना, वो अपने भतीजे से त्रस्त था। चाचा अपने भतीजे से त्रस्त था, इसलिए वो अपने भतीजे को हटाना चाहता था और खुद इस क्षेत्र में सत्ता पाना चाहता था। इसका जिक्र बाबरनामा में भी है और अन्य इतिहासकार भी ऐसा बताते हैं। तो इसने एक काम किया, इसने बाबर को इनविटेशन दिया कि यार बाबर बाबर ताशकंद को जीतना चाहता था, जो कि उज्बेकिस्तान में है ना। तो ताशकंद लेकिन वो जीत नहीं पाया। एक बार जीत भी लिया, कुछ दिन बाद ही भगा दिया वहां से। तो इसने बाबर को ऑफर दिया कि यार तुम यहां आओ और इब्राहिम लोधी को हराओ, और यहां पैसा है। यहां कहां यार, अफगानिस्तान में तुम्हारी सेना का पेट भी नहीं भरेगा, यहां पैसा है, तुम यहां आओ। इसका इन्विटेशन लेकर ही बाबर ने यहां अटैक किया था। अब समझिए बात को। यहां इसका उद्देश्य यह था, जो लोधी है, जो चाचा है यानी दौलत खान लोधी, इसका उद्देश्य था कि बाबर भारत पर शासन थोड़ी ना करेगा। भारत तो कहां से आया? उज्बेकिस्तान से। ताशकंद को वो तो चाहता है। तो ऐसे में भारत तो ये तो लूटपाट करेगा बाबर, क्योंकि ये तैमूर चंगेज के वंशज है। तो यहां से लूटपाट करेगा और वापस यहां चला जाएगा। उसके बाद मैं यहां का राजा बन जाऊंगा। ऐसा इसने इसलिए कहा। ये सबूत जो मिलते हैं कहां कहां मिलते हैं आप समझिए ध्यान से। उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि जो भैया उसका चाचा ही उसके साथ मिल गया, जो है किसके साथ? बाबर के साथ। अब जाहिर सी बात है, देखो मुगलों ने कोई भी लड़ाई लड़ी है ना, तो किसी अपने को ही अपनी तरफ, किसी राजा के उसके खास को ही अपनी तरफ मिलाया है, उसने गद्दारी किया, तभी वो जीते हैं। नेता इतने जो है वीर बहादुर नहीं थे कि डायरेक्ट लड़ सके। आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़े यार। जितने भी मुगल हुए आमने सामने की लड़ाई कभी लड़े ही नहीं। वो धोखे से और कैसे कुछ ना कुछ करके, जुगाड़बाजी करके ही जीते हैं। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझिए आगे की कहानी। ये पूरा का पूरा बाबरनामा का इंग्लिश कॉन्टेस्ट है, जिसमें पूरी की तरह से ये बात लिखी हुई है। आगे समझिए। बाबरनामा में ही एक जगह लिखा हुआ है कि भाई जो
राणा सांगा थे वो बाबर के पास आए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, यदि राजपूत महान योद्धा है तो राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए क्यों आमंत्रित किया था? इस बात का आंसर समझिए। दौलत खान और आलम खान लोदी ने बाबर को राणा सांगा के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही कुल के खिलाफ भारत में आमंत्रित किया था। आइए अन्य इतिहासकारों के विचार देखते हैं। बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया? ये अन्य जो विचारक हैं, अन्य इतिहासकार हैं उसी समय के। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर इतिहासकार यदुनाथ सरकार, ये उसी समय के इतिहासकार हैं, ये क्या लिखते हैं, इनका विचार क्या है? यदुनाथ सरकार के अनुसार पंजाब में इब्राहिम लोदी के सेवक दौलत खान ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बाबर को भारत में आमंत्रित किया था, न कि राणा सांगा ने। एक दूसरा, अब आ जाइए। अब बात यह आती है कि भाई अगर यहां देखें, लेकिन वामपंथी इतिहासकार ओवैसी के कारनामे की तरह बाबर नामा में एक संदर्भ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में आमंत्रित किया था, बट यह गलत है क्योंकि बाबर एकदम झूठा आदमी था, उसने सच नहीं बोला। ठीक है, झूठ बोलकर ही उसने युद्ध लड़े, ये सारी की सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। अब बात आती है, देखो एक चीज और समझिए, यहां दिलचस्प बात यह है कि जिस बाबर नामा का उन्होंने हवाला दिया वह मूल नहीं है, मतलब जो वास्तव में बाबरनामा लिखी गई थी वो है ही नहीं, आज भी नहीं है, पता ही नहीं है कहां है वो बाबरनामा। देखिए हमारे पास चगताई भाषा में बाबर द्वारा लिखित मूल बाबरनामा की कोई प्रति नहीं है। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी बाबरनामा, वो चगताई भाषा में थी जिसकी कोई भी मूल प्रति दुनिया में नहीं है। फिर ये कौन सी बाबरनामा है समझिए। बाबर की मृत्यु के बाद कितने दिन बाद, 60 दशक यानी 60 साल बाद फारसी में इसे दोबारा से लिखा गया। आज हम जो बाबरनामा देखते हैं वह उसी पुनर्लिखित संस्करण की प्रति है। यानी जिस बाबरनामा का कॉन्टेस्ट ये महाशय ले रहे हैं वो ओरिजिनल की कॉपी नहीं है, वो कॉपी है किसकी? जो 60 साल बाबर के मरने के 60 साल बाद फारसी भाषा में लिखी गई थी। वास्तव में जो बाबरनामा लिखी गई थी वो चगताई भाषा में लिखी गई थी। आई बात समझ में? आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबर ने अपने संस्मरण में राणा सांगा का उल्लेख किया। इन्होंने, बाबर ने भी राणा सांगा को एक महान शासक बताया है बाबरनामा में भी। अब ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट है। अब बात ये आती है कि राणा सांगा को जरूरत क्या पड़ी कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसे बाबर की मदद चाहिए, जबकि 2 बार क्या राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाहर की मदद की जरूरत थी, जबकि वह पहले ही 2 बार उसे हरा चुके थे। राणा सांगा ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। यहां देखिए ध्यान से, कब कब पहला युद्ध आता है आपका, पहला युद्ध आता है खतौली का युद्ध 1517 में। 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था। इस युद्ध में लोदी सेना को हार का सामना करना पड़ा और वे भाग गए। एक लोदी राजकुमार को पकड़कर कैद कर लिया गया था। इस युद्ध में सांगा ने तलवार से एक हाथ खो दिया, यानी राणा सांगा का जो एक हाथ कटा था वो इसी युद्ध में कटा था। एक तीर ने उसे जीवन के लिए एक टांग से लंगड़ा बना दिया, और एक तीर जब टांग में लगा तो उससे लंगड़े भी हो गए राणा सांगा, यानी हाथ पैर भी बेकार, एक हाथ कटी गया और एक आंख भी फूटी हुई थी। उसके बाद युद्ध आता है, कौन सा युद्ध आता है? धौलपुर का युद्ध। तो पहला कौन सा युद्ध हुआ? पहला युद्ध हुआ खतौली का युद्ध, एक आता है धौलपुर का युद्ध। इसमें धौलपुर के युद्ध में मात्र 15,000 राजपूत थे और जो लोधियों की सेना थी, खान सेना, जो मुसलमानों की सेना थी, वो 40,000 थी। 40,000 मुसलमान वर्सेस 15,000 राजपूत, दोनों लड़े और राजपूतों ने इनको मार मार के भगाया। और हुसैन खान ने फिर कहा था अपने सरदारों से कि यह यहां तक ताना दिया था कि मुट्ठी भर हिंदुओं ने 40,000 मुसलमानों को मार मार के भगा दिया। आई बात समझ में? तो यहां देखो, ये रहा धौलपुर का युद्ध जो कि 1518 से 19 में हुआ। इब्राहिम लोदी ने फिर से मेवाड़ के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन धौलपुर की लड़ाई में फिर से पराजित हुआ। किससे? राणा सांगा से। इस युद्ध में भी लोदी सेना हार का सामना करना पड़ा। सांगा का प्रभाव आगरा में पीलिया खार तक फैल गया था। सांगा ने आगरा तक कब्जा कर लिया था भाई, पीलिया खार आगरा के पास एक जगह, यहां तक कब्जा कर लिया था। इब्राहिम लोदी ने सांगा को बार बार युद्ध किया, लेकिन हर बार पराजित हुआ। वर्तमान राजस्थान में अपनी पूरी जमीन खो दी, यानी राजस्थान में 1 इंच भी जमीन लोधियों के पास नहीं थी। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण बातें। राणा सांगा ने मालवा पर भी विजय प्राप्त की थी।
1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा को महाराणा संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। वह महाराणा प्रताप के दादा थे। 1508 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर मात्र 27 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। अब एक बात समझो यार, उसके अलावा भी अगर आप देखो तो गुजरात और मालवा के सल्तनत के संयुक्त सेनाओं की ना, यानी दो दो राज्यों की सेनाओं से अकेले, यहां तक कि महमूद खिलजी को भी इन्होंने बंदी बना लिया था। महमूद खिलजी जो एक लुटेरा था, उसको भी इन्होंने बंदी बना लिया था और दो दो राज्यों की, दो दो देशों की सेनाओं से अकेले युद्ध जीत गए थे। मालवा हिंदुओं से जजिया कर हटवा दिया और उसने उन्हें 3 बार हराया, यानी राणा सांगा ने इन दोनों सेनाओं को 3 बार हराया था। किसकी सेनाओं को? मालवा, गुजरात और मालवा की सेनाओं को। आगे समझते हैं यहां पे। तो क्या राणा सांगा और अकबर के बीच कोई संवाद था? भाई क्या अब आप ये सकते हो, जो राणा सांगा अपने दम पर हरा सकता है किसको? लोदी, इब्राहिम लोदी को, तो क्या उसे बाबर की जरूरत होगी कि आओ भाई बाबर मेरे साथ लड़ो? नहीं। तो कॉन्टेस्ट एकदम से अकबरनामा ही फेक है, तो सॉरी बाबरनामा ही फेक है, तो बाबरनामा का कॉन्टेस्ट क्या ही सच होगा? क्योंकि हम बाबरनामा भी नहीं कह सकते कि ओरिजिनल है, वो ही डुप्लीकेट है। तो यार तुम उसका रेफरेंस देके राणा सांगा को गद्दार बता रहे हो। बाबर राणा नहीं बल्कि एक बड़े शत्रु के साथ अभियान पर था। सांगा को गठबंधन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, साफ साफ लिखा हुआ है यहां। बाबर एक प्रसिद्ध सिद्ध झूठा था। उन्होंने अन्य समझौतों के विपरीत गठबंधन को कोई विवरण नहीं दिया है। देखो साइड सी बात है, ये किसने लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा, ये जो अन्य समकालीन इतिहासकार है उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या केवल भाई बाबरनामा ही सत्य है? देखिए ये इसके स्रोत है, एनी बेवरिज द्वारा बाबरनामा, भारत का सैन्य इतिहास लेखक जदुनाथ सरकार, मेवाड़ और मुगल सम्राट गोपीनाथ शर्मा द्वारा, और अल श्रीवास्तव भारत का इतिहास। इन चीजों से सारी की सारी जो मैंने आपको बताया वो सारी की सारी चीजें ली गई हैं, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहां देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा जो वंश था वो सिसोदिया राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। शासनकाल इनका 1509 से 1528 तक रहा। अन्य नाम इनको महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और 16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध राजपूत राजा जिन्होंने मेवाड़ पर 20 वर्षों तक शासन किया था। बहादुरी, 80 घाव होने के बाद भी ये लगातार युद्ध लड़ते रहे, 80 घाव होने के बाद भी, जिसमें बाबर के खिलाफ हुई कई युद्ध लड़े, जिनमें खानवा का युद्ध सबसे फेमस युद्ध माना जाता है। ठीक है, ये महाराणा प्रताप इनके ही वंशज थे, ये महाराणा प्रताप के दादाजी हैं। वहीं बाबर का हम देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहगाजी, मुराद, दनियाल और दारा सिको, औरंगजेब, ये इन सबके जो है वंशावली है। बाबर की ये बेगम है भैया, देखो इतनी सारी बेगम है बाबर की, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 बीवियां हैं बाबर की। ठीक है, अब आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी कि भाई ये जो है राजपूतों का अपना अपमान है। मैं तो ये कहूंगा भाई राजपूतों का अपमान नहीं है भाई, ये पूरे भारत का अपमान है। कोई भी व्यक्ति जो भारत के लिए लड़ा है वो भारत के लिए पूजनीय है, और वो पूरे भारत का जो है अपमान हुआ है, ऐसा अगर नेता, कोई भी नेता बयान देता है तो उसके लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आप कहोगे तो क्या सर हम इस नेता के खिलाफ जो मानहानि का केस नहीं कर सकते क्या? हम इसके खिलाफ जाके जो है पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बयान जो दिया है वो संसद में दिया है, और संसद में अगर कोई भी नेता कोई भी बयान देता है तो उस पर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, केवल और केवल संसद ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। आ गई बात समझ में? राजस्थान में जगह जगह विद्रोह है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।